आज मैं चित्तौड़ में एक विशेष मकसद से आया हूं और जो आपके संज्ञान में है, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जो उन्होंने चुनाव से पहले वायदे किए, जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया, ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली और जन आक्रोश सभा इसका आगाज किया है। लगभग 20 से भी ज़्यादा जिलों में ये जन आक्रोश रैली संपन्न हुई है। 3 से लेकर 10,000 तक की संख्या में जनता ने इसमें शिरकत की है और इसी क्रम में आज चित्तौड़ में इस रैली का आगाज हुआ है। और भविष्य में राजस्थान की सरकार के खिलाफ यूं तो सरकार बचती रही सदन में, लेकिन जब जब अवसर आया तो अनेक अवसरों पर सरकार को इन मुद्दों पर सदन से भागना पड़ा। कोरोना की मर्यादा थी, इस वजह से पिछले 1-1.5 वर्ष से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया और अभी क्योंकि उसमें कुछ शिथिलता दिखती है, इस लिहाज से जिलों में इन आंदोलन की शुरुआत हुई है। उससे पहले सितंबर 2019 में उपखंड स्तर पर पार्टी ने बिजली के मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और जो 12,000 रुपये सब्सिडी की घोषणा की। लेकिन 3 बड़े मुद्दे इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोगों ने उठाए, उसमें स्थानीय मुद्दों का भी समावेश है। राहुल गांधी जी ने 2018 के चुनाव अभियान में बिना किसी मांग के ये घोषणा की थी कि हम लोग 10 तक गिनती गिनेंगे, 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। या तो उनके अर्थशास्त्रियों ने उनको बताया नहीं होगा कि किसान कितने और कर्जा कितना है। केवल सहकारी बैंकों के एक लिमिट तक कर्जे माफ जरूर हुए, लेकिन वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में होते आए थे, उसमें नया कुछ भी नहीं था। राजस्थान के किसानों ने कदाचित ये इंप्रेशन लिया कि पूरे का मतलब, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी हैं, शेड्यूल्ड बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, लेकिन राजस्थान के 60 लाख किसानों को पिछले 3 वर्षों में निराशा हाथ लगी। लगभग 1,20,000 करोड़ का कर्जा है और इसी भ्रम में हो सकता है आंशिक ही सही, लेकिन किसानों ने कांग्रेस के हक में मतदान किया होगा। दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, CMI एक संस्था है, वो एक रेगुलर अंतराल के बाद में, नियमित अंतराल के बाद में कुछ सर्वे करती है, कुछ विश्लेषण करती है। उनकी स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि राजस्थान में 27.3% सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत जी के राज में शांतिपूर्ण प्रदेश राजस्थान ये अब अपराधों की राजधानी हो गया। 3 वर्षों में 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना ये पहला प्रमाण है और खासतौर पर इन 6.5 लाख मुकदमों में दलितों, वंचितों और महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो सनसनीखेज हैं और चौंकाने वाले हैं। 5,310 के करीब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात की पुष्टि करता है कि ये अपराध गैंगरेप और बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित हैं। कल की 2 बड़ी घटनाएं वो शर्मसार करती हैं। लोकतंत्र की रट लगाने वाले अशोक जी गीड़ा के अमराराम के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, वो आधुनिक लोकतंत्र में और सभ्य समाज में किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता।
उससे ये साफ लगता है कि पुलिस का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। दूसरी घटना है कि थाने के बाहर सिपाहियों के साथ खड़े हुए एक अपराधी को बड़ी मस्ती से दूसरे अपराधी आते हैं और उसको शूट करके पैदल ही भाग जाते हैं। ये कल की दो घटनाएं सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा करती हैं अशोक गहलोत जी के राजकाज पर। वो खुद प्रदेश के गृह मंत्री हैं। शर्मनाक तो तब है कि जब उन्होंने बयान दिया 3 साल पूरे होने पे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें 47% अपराध झूठे हैं। ये उन माताओं बहनों का सीधा सीधा अपमान है। कहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, किस तरीके से उन्होंने जांच की और ये आंकड़ा कहाँ से आया। ये 3 बड़े मुद्दे थे, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं का भी अपमान हुआ, 2018 के बाद 6 महीने के भीतर ही पंचायती राज के चुनाव संपन्न होने चाहिए थे। कदाचित राजस्थान की सरकार को ये भय था कि एक साथ ये चुनाव होंगे, जल्दी चुनाव होंगे, तो ये मैंडेट उनके खिलाफ जाएगा। मैंडेट गया भी, लेकिन केवल परिसीमन, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तिगड़म, इनके कारण वो कुछ जगह काबिज होने में कामयाब जरूर हुए। लेकिन अब तक के पंचायती राज के इतिहास में, जिसमें लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया था, उसमें भी जिला परिषदों में वो बढ़त नहीं बना पाई। इसी तरीके से अभी एक सैंपल हुआ, छोटे चुनाव थे, कुछ उपचुनाव थे, जिसमें पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और नगर निकायों के थे। आपके पड़ोस में भीलवाड़ा में जिला परिषद में भी और पंचायती राज में भी पंचायती राज का चुनाव, सदस्य का चुनाव 1500 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव, जिसमें 12,000 वोट डले, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4,000 से भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीता। टोंक की दोनों नगर निकाय की सीटें हारे, अलवर में हारे, सिरोही में हारे, जैसलमेर में हारे। और जैसलमेर में तो जो साले मोहम्मद का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर हारे कांग्रेस पार्टी। चुनाव छोटा जरूर है, लेकिन इस चुनाव में, पंचायती राज के इन चुनाव में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के क्षेत्रों में भी संख्यात्मक आधार पर वो पंचायत समितियों में भी चुनाव हारे। इस सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर आमतौर पर सरकारों के खिलाफ 5 साल में पनपती है। इस सरकार के खिलाफ गठन के 1 साल बाद ही ये शुरुआत होगी। जिस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर आंदोलनरत हैं, संविदा कर्मी आंदोलनरत हैं, और अति तब हुई कि जब यहाँ के बेरोजगार न्याय मांगने के लिए, प्रियंका गांधी से न्याय मांगने के लिए लखनऊ के पीसीसी दफ्तर तक पहुंच गए। तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो दृश्य पिछले 3 वर्षों में बना है, वो बेहद निराशाजनक है। अशोक जी अपनी पीठ बेशक थपथपा लें, लेकिन अंतरकलह और अंतर्विरोध से घिरी हुई पार्टी राजस्थान के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पाई। और इसलिए हम लोगों ने ये एक शुरुआत की है इन जनाक्रोश रैलियों के माध्यम से, और भविष्य में मोर्चे भी अलग अलग तरीके से अलग अलग मांगों को लेके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और एक बड़ी रैली प्रस्तावित है कि तारीख तय होनी है कि विधानसभा सत्र से पहले करें या बाद में करें, लेकिन जयपुर में इसी किस्म की एक बड़ी जनाक्रोश रैली सरकार के खिलाफ होगी। आज लगभग 20 से भी ऊपर जिलों में इन रैलियों का ये आगाज हुआ है। आज इसी क्रम में मैं चित्तौड़ आया हूँ। चित्तौड़ की इकाई ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके चित्तौड़
चित्तौड़ के प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को ये चेता दिया है कि चित्तौड़ की जनता कांग्रेस पार्टी के कुशासन के खिलाफ है। धन्यवाद। सर आप ये बताओ, हेलो, ऋण माफ नहीं हुए। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जब सरकार कमांडर जलाल अण्णा से बात की गई, उनका कहना है कि हमारी जो बैंक है 3 साल से माफ कर दिए हैं, केंद्रीय बैंक है, उनको प्रधानमंत्री के पद पर रखा गया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर अनुमति नहीं दे रही। कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा था कि इस तरीके की मांग जनता से नहीं उठी थी। ये मांग खुद राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में जालोर की सभा में, जयपुर की सभा में, अलवर की सभा में, इसका वीडियो है जो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। ये बिजली चलेगी। 20 जिलों को छोड़ के आपने चित्तौड़ को रैली के लिए चुना, इसका कोई राजनीतिक कारण है? नहीं, कारण कोई नहीं है। पार्टी के सभी प्रमुख नेता अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। मैं आज से पूरे मेवाड़ संभाग के दौरे पर हूँ। कल मैं डूंगरपुर रहूँगा, पार्टी की जिले की कार्य समिति है, प्रशिक्षण शिविर है। परसों बांसवाड़ा रहूँगा और परसों ही मैं उदयपुर की जिला इकाई से संवाद करूँगा और उसके बाद राजसमंद में। कुल मिलाकर इस संभाग के सभी जिलों में जाना था और बाकी जगह भी पार्टी के सभी प्रमुख लोग गए हैं और अभी भी लगातार जा रहे हैं। सर बात कीजिए, आपने भी हाल ही में कहा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जमानत तो भाजपा की भी जब्त हुई है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए वो तकलीफदेह भी थे और लेकिन चुनाव की ऐसी प्रतिस्पर्धा में, लड़ाई में सत्ता भी हारती है और विपक्ष भी हारता है। हमारे लिए इन दोनों ही चुनाव में आकलन की भी कमी थी, कुछ प्रबंधन की कमी थी, लेकिन उन चुनाव में हमें सीखने को बहुत कुछ दिया है और भविष्य में उन गलतियों को ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला 2023 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? सवाल पुराना है और जवाब भी वैसा ही है, क्योंकि इसके बारे में मेरे से भी बहुत बड़े नेता और अनेक अवसरों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि नेता का फैसला भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, समय आने पर करेगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज करें। केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय दल जिसको तय करेगा उसके साथ हम सब लोग चलेंगे। क्या मान के चलते हैं जो चुनाव होने वाला है 2023 का, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा या प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री के नाम पे लड़ा जाएगा, किसी चेहरे पे लड़ेंगे? देखिए, मैं तय नहीं कर सकता और क्योंकि मैं कह चुका हूँ, ये सवाल का जवाब उसी में निहित है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये संसदीय दल को तय करना है। लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा ये भी तय करना है, सामूहिक रूप से लड़ना है कि ये भी तय करना है। लेकिन क्योंकि मोदी जी इस तरीके के चेहरे हैं कि जिनके चेहरे में एक आकर्षण है, जिनके चेहरे पर लोगों का भरोसा है, जिन्होंने इस देश को बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान दिया है, इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज उनका कद दूसरे राजनीतिक दलों के मुकाबले बहुत ऊंचा है और केवल देश के नहीं, वो दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एडवांटेज है कि हमारे साथ मोदी जी जैसा नेतृत्व है। तो राजस्थान में मोदी जी का चेहरा और मोदी जी के काम ये हमें एक एडवांटेज तो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरे पे निकलती दर्शन यात्रा पे, धार्मिक दर्शन यात्रा पे शोक संबद्ध परिवारों को घर भी गई थी, लेकिन इन सब परिस्थितियों में जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो कुछ नेता नहीं पहुंचे, तो चर्चा चल पड़ी जनता में कि वो नहीं गए, वो आए हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं जब उनके दौरे होते हो? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में नेता का अपना मूवमेंट करना ये कोई सियासी नहीं होता है। उनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से जब ठीक लगता है वो जाते हैं और पार्टी के बाकी नेता कार्यकर्ता कोई जाता है और कोई नहीं जाता है, तो इसका अर्थ कोई सियासी नहीं कि इससे पार्टी में कहीं कमजोरी है या पार्टी में कहीं विभाजन है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। कल अलवर में एक रैली हुई पार्टी की, उसमें गुटबाजी जम के आई, सामने खबरें आई है। उसमें पूर्व मंत्री जसवंत यादव के चेहरे पे जूतों की माले भी पहनी गई चित्र पे। कल? हाँ, कल की घटना है।
कल तो रैली का मुझे कोई संज्ञान नहीं, उससे पहले जन आक्रोश रैली पिछले 15 दिन पहले हुई थी। नहीं, कल एक रैली हुई वहाँ पे। कल की मेरे को जानकारी है। जन आक्रोश रैली में आपको नहीं लगता महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दों को हटा दिया? देखिए, दो बातें हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और महंगाई की जनक खुद कांग्रेस पार्टी रही है। राहुल गांधी जी महंगाई रैली को संबोधित करने राजस्थान में आए। पहली बात तो उनको किसी विपक्षी प्रदेश में ये रैली करनी चाहिए थी, दिल्ली से राजस्थान आ गए, क्योंकि राजस्थान में ये रैली करने में सहूलियत थी। कांग्रेस पार्टी की रैली में आम आदमी नहीं आते हैं, नरेगा के मजदूर आते हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आती हैं, दिहाड़ी के मजदूर आते हैं, और वो बेचारे पूरे दिन भर तंग होते हैं। दूसरा, रैली महंगाई की थी और वो एक नया ही आविष्कार करके चले गए, हिंदू और हिंदुत्ववादी। उन्होंने कौन से वेद, उपनिषद और पुराण पढ़े, किसी के समझ में नहीं आए, ऊपर से निकल गई। अभी तक भी बहस चल रही है। महंगाई पे कांग्रेस पार्टी जवाब मांगने से पहले ये सोचे कि राजस्थान में इस समय डीजल और पेट्रोल सर्वाधिक महंगा कहीं है हिंदुस्तान में, वो राजस्थान में है। और इस वैट के ज़्यादा होने के कारण राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल 10-10 रुपये सस्ता है। हरियाणा से ड्रम भराकर राजस्थान में लेके आते हैं, मध्य प्रदेश से लाते हैं, दिल्ली से लाते हैं। तो वैट की कमी करके राजस्थान की जनता को डीजल और पेट्रोल को सस्ता किया जा सकता है, लेकिन ये अशोक जी की जिद है और वो मुझे लगता है कि इसके कारण राजस्थान की जनता को महंगा डीजल और पेट्रोल लेने पर मजबूर करते हैं। दूसरा, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है और राजस्थान में बिजली के बारे में कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई थी तब से ये कहती रही कि हम बिजली के बारे में आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का मतभेद है साफ तौर पर नजर आया कि कोयले की कमी के कारण छत्तीसगढ़ की सरकार ने और कोयला उठाने से मना कर दिया। उनकी सरकार है वहाँ पे, राजस्थान में भी कांग्रेस की है और वहाँ भी बघेल साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो राजस्थान में बिजली सस्ती मिले, पूरी मिले, और इस कड़ाके की ठंड में किसानों को रात को बिजली मिलती है, ये मुद्दा मुझे लगता है कई जगह है। तो महंगाई के मामले में राजस्थान की महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी सबसे पहले राजस्थान की सरकार को, उसको जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।